हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जी स्टडी क्लासेज। तो दोस्तों, आज मैं क्लास 10th का इतिहास का चैप्टर जो 2 है उसका मैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आपका यहाँ पे लेकर आ चुका हूँ। चैप्टर का नाम है आपका समाजवाद एवं साम्यवाद। तो इसका दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन हम देखने वाले हैं। अति लघु और लघु हम पढ़ा चुके हैं। तो जाइए आप हमारे चैनल में वहाँ पे देख लीजिए, या यहाँ पर आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, वहाँ से नीचे आप वहाँ से वो वीडियो देख सकते हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए क्वेश्चन, रूसी क्रांति के कारणों की विवेचना करें। चलिए इसका आंसर देखते हैं हम लोग। रूसी क्रांति के निम्नलिखित कारण थे। ऑप्शन पहला कारण, जार की निरंकुशता एवं अयोग्य शासन। 19वीं सदी के मध्य तक यूरोप की राजनीतिक संरचना बदल चुकी थी। राजा की शक्ति घटा दी गई थी, परंतु रूसी का जार अभी भी सदैव सिद्धांत को पकड़े हुए था। वह अपना विशेष अधिकार छोड़ने को तैयार नहीं था। उसे आम जनता की कोई चिंता नहीं थी। उसके अफसर अयोग्य थे। नियुक्ति का आधार योग्यता की जगह अपने लोगों के स्थान भरना था। स्वेच्छाचारिता बढ़ गई थी। जनता की स्थिति बदतर होती जा रही थी। देखिए यहाँ पे मजदूरों की दयनीय स्थिति। मजदूरों को अधिक घंटों तक काम करना पड़ता था। उसके एवज में मिलने वाली मजदूरी इतनी कम होती थी कि उससे उन्हें अपने परिवार का भरण पोषण कठिनाई से होती थी। उनके साथ मालिक दुर्व्यवहार भी करते थे। हड़तालों पर प्रतिबंध था। उन्हें राजनीतिक अधिकारों को कौन कहे, किसी प्रकार के अधिकार प्राप्त नहीं था। इसी कारण मजदूर क्षुब्ध थे। अब देखिए यहाँ पे औद्योगिकरण की समस्या। यूरोपीय देश जहां औद्योगिक क्रांति का लाभ उठाने में लगे थे, वहीं रूस में औद्योगिक पिछड़ापन व्याप्त था। वहां चूंकि पूंजी का अभाव था, जिससे विदेशी पूंजी के बल पर कुछ उद्योग थे, लेकिन वे खास स्थानों पर ही अवस्थित थे। विदेशी पूंजीपति अपनी आय बढ़ाने के चक्कर में मजदूरों का शोषण करते थे। मजदूर असहाय थे और राजा बेफिक्र था। सर्वत्र असंतोष प्राप्त था। यहाँ पे अब रूसीकरण की नीति। रूस में अनेक राष्ट्र के लोग निवास करते थे। वे विभिन्न भाषा बोलते थे और इनके रस्म रिवाज भी अलग अलग थे। लेकिन जार का यह कानून कि सबको रूसी पढ़नी और बोलनी पड़ेगी, इससे विभिन्न लोगों पर इसका बुरा प्रभाव पड़ा और हलचल मच गई। 1863 ईस्वी में इस नीति के विरुद्ध में विद्रोह भी हुआ, लेकिन उसे निर्दयपूर्वकता दबा दिया गया। लोगों में इसका भारी आक्रोश था। 4 नंबर देखिए, यहाँ पे लास्ट है, विदेशी घटनाओं का प्रभाव। रूस की क्रांति में विदेशी घटनाओं का भी प्रभाव पड़ा। क्रीमिया युद्ध में रूस पराजित हो ही गया। 1905 ईस्वी में जापान से भी हार गया। जापान से हार ने आग में घी का काम किया। जार की ताकत का पोल खुल गया। प्रथम विश्व युद्ध में रूस मित्र देशों की ओर से लड़ रहा था, लेकिन सेना हर मोर्चे पर हार रही थी। इन सबों ने रूसी क्रांति का मार्ग प्रदर्शित किया। 3 नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, नई आर्थिक नीति क्या थी? आंसर, लेनिन ने देखा कि समाजवादी व्यवस्था देश के लोगों को पच नहीं रही है। एकाएक पूंजीवादी विश्व से टकराना भी उसके लिए कठिन था। अतः उसने 1921 में अपनी नई आर्थिक नीति न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी (NEP) की घोषणा करनी पड़ी। इस नई आर्थिक नीति की निम्नलिखित 8 सूत्र थे। चलिए वो सूत्र क्या थे हम लोग देखते हैं। पहला नंबर, किसानों का अनाज हड़प लेने के स्थान पर उनके एक निश्चित कर लेने की व्यवस्था चालू की गई। अब किसान अपनी उपज का मनचाहा इस्तेमाल करने में स्वतंत्र हो गए। 2 नंबर देखिए, यद्यपि एक सिद्धांत की जमीन राज्य की है, तो कायम रखते हुए यह व्यवस्था रूप से मान लिया गया कि जमीन किसान की ही है। चलिए 3 नंबर देखिए, 3, 4, 5, 6 इसमें देख लेते हैं। 20 से कम कर्मचारियों वाले उद्योग के व्यक्तिगत उद्योग मान लिया गया। वे अब पुनः अपने कारखानों के मालिक बन गए। 4 नंबर देखिए, उद्योगों का विव्यक्तीकरण, कर निर्णय और क्रियान्वयन के बारे में विभिन्न इकाइयों को काफ़ी छूट दी गई। 5 नंबर देखिए, सीमित तौर पर विदेशी पूंजी भी लगाई जा सकती थी। व्यक्तिगत संपत्ति और जीवन बीमा राजकीय एजेंसियां चलाने लगी। 7 देखिए, विभिन्न स्तरों पर बैंक खोले गए ताकि जनता को सुविधा हो।
ट्रेड यूनियन की अनिवार्य सदस्यता समाप्त कर दी गई। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखिए 3 नंबर, रूसी क्रांति के प्रभाव की विवेचना करें। चलिए इसका आंसर देखिए, रूसी क्रांति के निम्नलिखित प्रभाव पड़े। एक देखिए, रूसी क्रांति के सफल होने के बाद वहां पूर्णतः सर्वहारा वर्ग, जिसे श्रमिक वर्ग भी कहते हैं, का शासन स्थापित हो गया। इस सफलता ने दुनिया के अन्य देशों को भी प्रभावित किया। वहां भी कम्युनिस्ट पार्टियों का गठन होने लगा। देखिए, रूसी क्रांति का एक प्रभाव यह भी पड़ा कि विश्व स्पष्ट दो खेमों में बट गया, एक साम्यवादी विश्व और दूसरा पूंजीवादी विश्व। तब यूरोप भी दो भागों में बट गया, एक पूर्वी यूरोप तथा दूसरा पश्चिमी यूरोप। चलिए 3 नंबर देखिए यहाँ पे क्या है, द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात यह और भी स्पष्ट रूप से परिलक्षित हुआ। साम्यवादी विश्व का अगुआ रूस था तथा पूंजीवादी विश्व का अगुआ संयुक्त राज्य अमेरिका था। दोनों खेमों में शस्त्रों की होड़ मच गई। शीत युद्ध स्पष्ट देखा जाने लगा। 4 नंबर यहाँ पे, अब पूंजीवादी देश भी स्वयं को समाजवादी देश कहलाने में गौरव का अनुभव करने लगे। इसके लिए उन्हें अपने अर्थव्यवस्था में भी कुछ फेरबदल करनी पड़ी। इस प्रकार पूरे विश्व में पूंजीवादियों के चरित्र में बदलाव आने लगा। 5 नंबर देखिए, रूसी क्रांति की सफलता ने एशियाई और अफ्रीकी गुलाम देशों में स्वतंत्र होने की कसमसाहट होने लगी। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद आंदोलन इतने तेज हुए कि अपने सभी उपनिवेशों से यूरोपियों को भागना पड़ा। 4 नंबर देखिए, यह क्वेश्चन MBBI लिख के रख लीजिए, आपके एग्जाम में पूछेगा। कार्ल मार्क्स की जीवनी एवं सिद्धांतों का वर्णन करें। आंसर, कार्ल मार्क्स का जन्म 5 मई 1818 को एक जर्मनी यहूदी परिवार में हुआ था। कार्ल मार्क्स ने हाई स्कूल तक की शिक्षा ट्रियल में और बाद की उच्च शिक्षा बॉन विश्वविद्यालय में प्राप्त की। विधि शास्त्र में यह ग्रेजुएट थे, ठीक है, यहाँ पे मिसप्रिंट हुआ है। बाद में उसने बर्लिन विश्वविद्यालय में दाखिला ली, जहाँ उनकी मुकाबला हीगेल से हुई। उसके विचारों से वह बहुत प्रभावित हुआ। 1843 में उसका विवाह जेनी नामक युवती से हुआ, जिसे वह पहले से ही जानता था, लव मैरिज कह लीजिए उसको। अब उसकी रुचि राजनीति और समाज सुधार की ओर अग्रसर होने लगी। उसने मॉन्टेस्क्यू और रूसो के विचारों का गहन अध्ययन करना शुरू कर दिया। उसकी मुलाकात फ्रेडरिक एंगल्स से पेरिस में सन 1844 ईस्वी के आसपास हुई। एंगल्स के विचारों से प्रभावित हो मार्क्स ने श्रमिकों के कष्टों और उनकी कार्य की दशाओं पर गहन विचार किया। उसने एंगल्स के साथ मिलकर 1848 में एक साम्यवादी घोषणा पत्र प्रकाशित किया। उस घोषणा पत्र को आधुनिक समाज का जनक कहा जाता है। 1848 के उस साम्यवादी घोषणा पत्र में कार्ल मार्क्स ने अपने आर्थिक, समाजवादी और राजनीतिक विचारों को स्पष्ट रूप से व्यक्त किया। अब कार्ल मार्क्स विश्व के उन गिने चुने चिंतकों में एक माना जाने लगा, क्योंकि उसके इतिहास की धारा को व्यापक रूप से प्रभावित किया था। कार्ल मार्क्स ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक दास कैपिटल की रचना 1867 ईस्वी में की, जिसे साम्यवादियों की बाइबिल कहा जाता है। कार्ल मार्क्स ने अपने 5 सिद्धांतों का प्रतिपादित किया है, जो निम्नलिखित है। 1 नंबर देखिए, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत। 2 नंबर देखिए, वर्ग संघर्ष का सिद्धांत। 3 नंबर, इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या। 4 नंबर देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, मूल एवं अतिरिक्त मूल का सिद्धांत तथा 5 नंबर, राज्यहीन एवं वर्गहीन समाज की स्थापना। अब 5 नंबर क्वेश्चन शायद लास्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, यूटोपीय समाजवादियों के विचारों का वर्णन करें। चलिए इसका भी आंसर देख लेते हैं हम लोग। सर्वप्रथम यूरोपियन समाजवाद का प्रादुर्भाव
फ्रांस में हुआ। इस सिद्धांत का पहला व्याख्या सेठ साइमन था। साइमन का मानना था कि राज्य एवं समाज को इस ढंग से संगठित होना चाहिए कि लोग एक दूसरे का शोषण करने के स्थान पर मिलजुल कर प्राकृतिक संसाधनों का दोहन करे। समाज को चाहिए कि वह निर्धनों के भौतिक एवं नैतिक उत्पादन के लिए काम करे। उसने घोषित किया कि प्रत्येक को उसकी क्षमता के अनुसार काम दिया जाए तथा प्रत्येक को उसके काम के अनुसार मूल्य दिया जाए। आगे चलकर यही वाक्य समाजवाद का मूल नारा बन गया। फ्रांस का ही एक अन्य यूटोपियन विचारात्मक चार्ल्स फोरियर था। फोरियर आधुनिक औद्योगिकवाद का विरोध करता था। उसका मानना था कि श्रमिकों को छोटे नगर या कस्बों में काम करना चाहिए। उसके किसानों के हित में प्लान्स बनाए जाने की योजना रखी, लेकिन उसकी यह योजना सफल नहीं हो सकी। एक अन्य फ्रांसीसी चिंतक लुई ब्ला था। वह एकमात्र यूटोपियन था जिसने राजनीतिक में भी भाग लिया। उसने जो सुधार कार्यक्रम प्रस्तुत किया वह अधिक व्यवहारिक था। उसका मानना था कि आर्थिक सुधार हो, लेकिन उसके पहले राजनीतिक सुधार होना आवश्यक है। एक महत्वपूर्ण यूटोपियन चिंतक जो गैर फ्रांसीसी था रॉबर्ट ओवन था। उसने इंग्लैंड के स्कॉटलैंड में एक कारखाना लगा रखा था। उसने श्रमिकों को अच्छी वैतनिक सुविधाएं दी। अंत में उसने पाया कि वेतन बढ़ाने से खर्च तो बढ़ा, लेकिन मुनाफा में भी काफ़ी वृद्धि हो गई। उसने विचार बनाया कि संतुष्ट श्रमिक ही वास्तविक श्रमिक है। उपयुक्त सभी विचारों ने वर्ग संघर्ष के बदले वर्ग समन्वय पर बल दिया। फिर भी अन्य चिंतकों का भी अपना योगदान था। ये ऐसे चिंतक थे जिन्होंने पूंजी और श्रम के बीच संबंधों की समस्या का निराकरण का प्रयास किया। मार्क्स ने इसकी विफलताओं से सबक लिया था। तो ये हो गया आपका दीर्घ उत्तरीय समाप्त चैप्टर 2 का इतिहास का। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि मैं यहाँ पे 10th क्लास का बिहार बोर्ड सभी क्वेश्चन आंसर लाता रहता हूँ। चलिए मिलते हैं